हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, आज हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम से कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकेल, ऑप्शन बी रीटर, ऑप्शन सी एजी टांसले, ऑप्शन डी स्टीडर्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो ऑप्शन बी है ये सही है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया था। कब किया था? 1865 में किया था। और जो इकोलॉजी टर्म है इसका अच्छे से डिफाइन कौन किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किस सन में किया था? इससे 4 साल बाद 1869 में किया था। अच्छे से इसको डिफाइन की इकोलॉजी होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्न में से कौन जीवीय घटक नहीं है? तो इसमें से आपको बताना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन जीवीय घटक नहीं है। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी कवक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वायु। ये जीवीय घटक नहीं है। वनस्पति, जानवर और कवक ये सब जीवित घटक हैं, केवल वायु को छोड़ के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से किसके मध्य संबंधों को दर्शाता है? ऑप्शन ए भूमि और जल, ऑप्शन बी जीव और वातावरण, ऑप्शन सी मानव और पृथ्वी, ऑप्शन डी पृथ्वी और वन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से इनके बीच संबंधों को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? क्योंकि जो जीव होता है उनके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो इन जीवों का इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, ऑप्शन सी वन अधिकारों को मान्यता 2006 में मिली, ऑप्शन डी वन संरक्षण अधिनियम 1987 में आया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वन संरक्षण अधिनियम जो है 1987 में ना आके 1988 में आया था। ठीक है, बाकी ए सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सही आंसर है। ये जो जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संबंध है ये अपघटक दर्शाता है। क्योंकि जब जीवित जो जानवर होते हैं या कोई पशु पक्षी जीव होते हैं, वो जब उनका डेड हो यानी मृत्यु हो जाती है तो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी अपघटक द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं जैव अपघटक, और फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी मैदान। तो किसका पिरामिड सदैव उल्टा होता है? मरुस्थल। ऑप्शन सी मरुस्थल। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि जो पिरामिड बनता है मरुस्थल का हिसाब से यानी ऊर्जा के हिसाब से वो बनता है सीधा। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें जितने भी जीव रहेंगे यानी उत्पादक रहेंगे उनका ऊर्जा अधिक होता है, वो ऊर्जा घटते क्रम में ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ सदैव उल्टा होता है, यहाँ ऊर्जा जो है कम होता है। इसका उल्टा पिरामिड ऐसे बनेगा क्योंकि जो उत्पादक होगा वो वहाँ पे बहुत थोड़ा मात्रा में पाया जाता है और उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो भी और जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो भी। तो जहाँ पे उत्पादक ही कम होगा तो वहाँ पर पिरामिड कैसे सीधा बन सकता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑप्शन का सी मरुस्थल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र है?
कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी झील। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी खेत। खेत कृत्रिम परतंत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है मानव द्वारा खेती किया जाता है, उसमें फसल लगाया जाता है, वो परतंत्र, वो पारिस्थितिकी तंत्र में भी आता है, लेकिन वो कृत्रिम परतंत्र है। और इसमें जो वन है ये ये बड़े लेवल पे होता है। तालाब है, इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं करता, झील में भी नहीं करता, तो इसलिए प्राकृतिक है और ये कृत्रिम है खेत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 10%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी 10%। क्यों होता है? तो देखिए, हम पिरामिड के हिसाब से आपको बताते हैं। इसमें जो हो गया फर्स्ट वाले में, इसमें उत्पादक होते हैं, और इसमें जो होता है, इसमें प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें सेकेंडरी उपभोक्ता। ये होता है अपने आप में 100%। हम 100% मान लेते हैं इसको। जब यानी पेड़ पौधों को जब इसमें हिरन या और जो होंगे जिराफ वगैरह, जब इसको प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करेंगे, तो इनकी टोटल ऊर्जा में से 10% ऊर्जा, यानी 100 में से केवल 10 भाग ही इनको ऊर्जा मिलेगी। और जब सेकेंडरी में से यानी द्वितीय को उपभोक्ता में से जब तृतीय को उपभोक्ता इनको उपभोग करें, यानी हिरण या जिराफ को जब शेर खाएगा, बाघ खाएगा, तो इनका जो 10% है, यानी 10 में से 10 का परसेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 ऊर्जा ही इनको मिलेगी। ठीक है, इस हिसाब से 10% के हिसाब से 10% रूल ऑफ लॉ कहते हैं, 10% एनर्जी लॉ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बताया है, आप बताइए इसको। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी सीधा या उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। घास स्थल की पिरामिड तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ऑप्शन बी घास, मेढक, टिड्डा, सर्प, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी टिड्डा, घास, मेढक, सर्प, ऑप्शन डी टिड्डा, मेढक, सर्प, घास। बताइए आप इसमें आप बताएंगे कि उत्पादकता प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के हिसाब से बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि घास जो होता है ये उत्पादकता होता है, नहीं उत्पादक होता है। और घास को जो खाएगा वो द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, यानी टिड्डा घास को खाएगा, और जो टिड्डा को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। यानी टिड्डा को मेढक खाएगा तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, और जब मेढक को सर्प खा लेगा, यानी द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो मेढक को सर्प खाएगा तो सर्प तृतीयक उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? तो ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है, इनमें से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो बताइए, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि अमेजन का वर्षा वन, उसे वर्षा वन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही ये प्राथमिक जो होते हैं उत्पादकता ये पाए जाते हैं। वहाँ पे घास फूस से वन बहुत ही अधिक मात्रा में है,
इसलिए उसको वर्षा वन कहते हैं। तो जब वहाँ जहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ अधिक रहेंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है प्राथमिक उत्पादकता बहुत अधिक होगी। शीतोष्ण वन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पाई होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये जैसे मरुस्थल में पाए जाते हैं, वहाँ तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। और ऑप्शन डी जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन, यहाँ पे पर्णपाती वन है तो वहाँ पे वन भी कम पाए जाएंगे क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र में हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी द्वीप। ये थोड़ा आपका दिमाग हिला सकता है क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे सही हैं। तो इसमें ऑप्शन डी द्वीप होता है क्योंकि डेल्टा ये 2 नदियों से ही बनता है, तो उसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ये भाग हो जाता है। द्वीप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य श्रृंखला में मानव है क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, या प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें से ऑप्शन डी, मानव प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। क्यों है? क्योंकि मानव घास फूस भी खाता है, यानी जो सब्जी होते हैं ये सब खाते हैं, और जो ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी इनको शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता तो इस हिसाब से मानव प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य श्रृंखला में निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी कीड़े मकोड़े। कौन सा ऑप्शन सही है? सही नहीं इसमें से? तो देखेंगे आप, जीवाणु भी अपघटक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप ये भी जो मृतक जीव होते हैं उन्हें सड़ाते गलाते हैं। विषाणु भी होते हैं, कवक भी होते हैं, लेकिन ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो उत्पादकता होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, यानी फसलों या पेड़ पौधों को जो खाते हैं ये कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये अपघटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी सभी। तो बताएंगे आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखेंगे आप, जो वनोन्मूलन है, वनों की कटाई यानी वनों की कटाई करना, वनों को नष्ट करना, इसे वनोन्मूलन कहते हैं। और उसमें से जब प्राथमिक उत्पादक जो ही कम हो जाएंगे तो इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता हैं ये निर्वाह ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो अपना उत्पादक पे यानी घास या जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं। तो जब वो नहीं होंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि निर्भर है तो खाना भी चाहिए उनको। और जब प्राथमिक उपभोक्ता मर जाएगा तो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, तो जब वो अपना भोजन नहीं पाएगा वो भी मर जाएगा। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन बहुत ही बिगड़ जाएगा, जो कि हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन भी मरुस्थलीकरण, इसमें तो बताया आपको कि इसमें से ऑलरेडी कम होता है। ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आपने भी उदाहरण ही देखा होगा। अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भी लगी है, वो भी जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन नहीं, उसे नहीं कहेंगे, लेकिन उससे जो होगा वो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो असम में बाढ़ आया था इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जानवर रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु होगी बाढ़ के कारण पानी में डूब जाने से। इसलिए इनमें से ये सभी ऑप्शन सही होंगे। ये पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का सभी कारण है और बहुत बड़े लेवल पे कारण है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होगा, हमारा आगे का क्वेश्चन आपके लिए 2 होमवर्क में लाया हूँ। कौन सा है कि सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र क्या है। और ये दूसरा वाला है
दो विभिन्न परतंत्र के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको भी आप बताएंगे। जैसे देखिए एक पर जो है क्या कहते हैं परतंत्र, एक हमारा वन हो गया और यहाँ नदी हो गई, इनके बीच ये संक्रांति जो होती है यानी और इनके यानी संबंध, इसको क्या कहेंगे, इसको आपको बताना है कि दो विभिन्न परतंत्र के बीच के संक्रांति क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।